अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और मुझे ये ऑब्जेक्ट 2i कैप वेलोसिटी से उधर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो बोलो जिस डायरेक्शन में मुझे ऑब्जेक्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो? अगर आई कैप में जाते हुए दिखाई दे रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप। सही है, ओके। अब अगला पार्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक टेबल है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2i + 3j, ओके। और ये जो टेबल है, ये टेबल भी सरकाया जा रहा है किधर? 2i - 3j से। अब आपको बताना है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन v क्या होगा। ऐसे एक टेबल है, यहां पे टेबल को कोई उधर खींच रहा है और बुक को कोई इधर खींच रहा है ना? टेबल इधर जा रहा है, बुक इधर जा रही है, स्लाइड तो हो रहे हैं, है ना? स्लाइड हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा? जो ऊपर बुक रखी है उसके ऊपर, बुक है या ब्लॉक है जो भी है। कैसे बताएंगे? मैं कहता हूं आप अपने आप को कहां रख दो? टेबल पे रख दो, टेबल पे बैठ जाओ। अब टेबल पे बैठने के बाद जिस डायरेक्शन में भी आपको ये ब्लॉक जाते हुए दिखाई देगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो? आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। मैं कहता हूं टेबल पे बैठ जाओ, ये ब्लॉक जिधर भी जाते हुए दिखाई देगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा आपको? बोलो भाई, फ्रिक्शन दिखाई देने लग जाएगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही होगी, ठीक है? तो बोलो क्या देखना है आपने को? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B विद रिस्पेक्ट टू पर्सन P या विद रिस्पेक्ट टू टेबल। क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं? बोलो, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। याद है रिलेटिव मोशन में क्या करते थे भाई? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P के लिए क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ P, ठीक है? तो बोलो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ P, 2i + 3j माइनस 2i - 3j, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस 2i + 3j हो गया। क्या आया बोलो? 6j कैप आ गया। 2i से ये 2i कट जाएगा, 3j + 3j 6j हो गया। बोलो यहां पे बैठने के बाद ये कहां जाते हुए दिखाई दे रहा है? 6j कैप से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बोलो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? -j कैप होगी, यस और नो? क्लियर है बात? जिस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगते हुए दिखाई देने लग जाएगा, यस और नो? ठीक है। उल्टा भी कर सकते थे हम क्या कर सकते थे? इस टेबल पे बैठने की बजाय इस ब्लॉक पे बैठ जाते। ब्लॉक पे बैठ जाओ, सही है? जिस डायरेक्शन में टेबल जाते हुए दिखाई देगा उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। सोच के देखो क्या किया है हमने? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P यानी कि VB - VP ले लिया और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि उसका नेगेटिव कर दिया, यही तो किया है। तो मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ B कर दो पहले ही। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ P यानी कि वेलोसिटी ऑफ टेबल विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक B, यस और नो? मुझे B ब्लॉक पे क्या करना था? फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी थी। मैं कहता हूं B ब्लॉक पे ही बैठ जाओ, B पर बैठकर P को देखने लग जाओ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B निकालो। जिस पे फ्रिक्शन निकालना है उस पे बैठ जाओ और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने लग जाओ। जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी। जिस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है उसी पर बैठ जाओ, उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ। दूसरे की जो डायरेक्शन दिखाई देगी वही फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा एडवांस स्टेप है ये। या तो टेबल पे बैठ के उसको देखो और फिर उसका नेगेटिव कर दो, या फिर क्या करो, जिस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है इसी पे बैठ जाओ और इसकी जो वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, यस और नो? है ना? वही फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, मतलब डायरेक्शन की वेलोसिटी बोल दिया मैंने, सॉरी। वही क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन है, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना? करना क्या है? जिस पे फ्रिक्शन निकालना है उसी के फ्रेम में चले जाएंगे, है ना? बोलो भाई, ठीक है। कंसिडर ए ब्लॉक एंड ए प्लेन मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन
ऑन द ब्लॉक एंड प्लेन। ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है और प्लेन पर भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी होगी। सही है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब एक टेबल है, ठीक है, और ब्लॉक मतलब एक डब्बा रखा हुआ है। तो जो प्लेन है या जो टेबल है वो कहां जा रहा है, 9i कैप माइनस 4j कैप से जा रहा है, और ब्लॉक जो है 3i प्लस 8j से जा रहा है। बताओ सबसे पहले किसके ऊपर डायरेक्शन निकाले फ्रिक्शन का, ब्लॉक पे निकाल लें। तो ब्लॉक पे निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। क्या आएगा ये, vp माइनस vb। बोलो vp पता है 9i माइनस 4j माइनस ब्लॉक का वेलोसिटी 3i प्लस, सही है, ब्रैकेट ओपन कर दूं, माइनस 3i माइनस 8j हो जाएगा। बोलो 9 माइनस 3 6i कैप माइनस 4j माइनस 8j माइनस 12j कैप। सही है, तो बोलो ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। सही है, सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो क्या करेंगे, ये तो वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। याद आया है ना, यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखो ब्लॉक पे आ गया वेलोसिटी, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गया, यानी कि ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन आ गया। इसका एग्जैक्ट उल्टा कर दो, वो क्या आ जाएगा, प्लेन पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। सही है, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस 6i प्लस 12j। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक या प्लेन क्या आएगा, बोलो प्लेन के रिस्पेक्ट में है तो प्लेन पे लगने वाला फ्रिक्शन आएगा, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव आ गया। आया कि नहीं आया, सही है। सेम टू सेम क्वेश्चन है सेकंड, वीपी पता चल गया आपको और वीबी पता चल गया। सही है, तो बोलो ब्लॉक पे निकालना है तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, और प्लेन पे निकालना है तो दिस माइनस दिस। सही है, जिस पे निकालना है उसको माइनस करेंगे। कोई दिक्कत भाई, ठीक है, ओके। अब खेल थोड़ा सा बदल गया है। इमेजिन करिए आपको एक ब्लॉक जो है आगे सरकाना है, फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपके पास एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, यहां पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मैं चलाना चाहता हूं आगे F फोर्स लगा के। सही है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू। सही है, बोलो n इधर mg इधर, बोलो n इक्वल टू mg होगा। सही है, ओके। अब मुझे बताओ n इक्वल टू mg है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था, म्यू इंटू n, यानी कि म्यू mg। सही बात है ना, ओके। अब मैं कहता हूं फ्रिक्शन इतना लग सकता है मैक्सिमम, मतलब फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में मैक्स टू मैक्स इतना फोर्स लगा सकता है। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं कि ये ब्लॉक आगे चल पड़े। मैं कहता हूं ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को आगे चलाने के लिए जो होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg। यस और नो भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इसके बराबर या इससे ज्यादा फोर्स लगा दो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ, सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ क्या यही मिनिमम वैल्यू होगी F फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए तो हमेशा चाहिए होगी। आप बोलोगे हाँ सर, कैलकुलेशन से तो लग रहा है, लेकिन हमने एक चीज सोची नहीं। अगर मैं इस F फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो बोलो अगर F फोर्स इस डायरेक्शन की बजाय मैं कुछ इस डायरेक्शन में F लगा रहा हूं, क्या होगा बताइए। F फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। अब F फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, पहला इधर मान लो F cos थीटा, और इधर कितना होगा। इस केस में जो फोर्स चाहिए होगी F, ये म्यू mg से ज्यादा चाहिए होगी या म्यू mg से कम चाहिए होगी। सोच के देखो, मैं कहता हूं म्यू mg से कम फोर्स चाहिए होगी। पहले हमको कितनी फोर्स लगानी पड़ती थी, म्यू mg, मान लो म्यू mg का वैल्यू है 25 न्यूटन, तो 25 पे तो ये ऐसे चली पड़ेगी। मैं कहता हूं 25 न्यूटन से कम फोर्स पे भी ऑब्जेक्ट चलाया जा सकता है क्या। हाँ, चलाया जा सकता है। कब, जब ये फोर्स किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे लगे। अब ये थीटा एंगल पे लगेगा तो क्या होगा, देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक F cos थीटा जो इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, और एक F sin थीटा जो इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही F sin थीटा ऊपर लगेगा, नया केस बनेगा। देखो m इधर, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और एक F sin थीटा इधर। यस और नो। अब बताओ
क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा है? नहीं, हमें तो ये आगे चलाना है, ठीक है। और f का वैल्यू म्यू mg से छोटा होना चाहिए, मतलब mg से छोटा होना चाहिए। अब f का वैल्यू mg से छोटा है तो बोलो ये ऊपर तो उठेगा नहीं, मतलब इस डायरेक्शन देयर इज नो मूवमेंट, यानी कि फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। तो बोलो ऊपर वाला फोर्स n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा। बोलो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? mg माइनस f sin थीटा, यानी कि n का वैल्यू जो है ये कम हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो होता है म्यू इंटू एन, ये n कम हो गया तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो गया। अब अगर पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स कम हो गया है तो आगे की तरफ खींचने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी कम हो जाएगा, यानी कि म्यू mg से कम फोर्स पे भी हम इस ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं। अब क्वेश्चन यही क्या कह रहा है? ए फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट रेस्ट एज शोन, ठीक है। एक ब्लॉक है, रेस्ट पे है, इसके ऊपर F फोर्स लगाई जा रही है एज शोन इन द फिगर। फाइंड मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक में बी मूव्ड। कम से कम कितनी फोर्स लगाई जाए और कितने एंगल पे लगाई जाए कि ये F फोर्स से आगे चल पड़े। मैं कहता हूं अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी तो म्यू mg चाहिए, है ना, लेकिन अगर एंगल पे है तो क्या होगा? तो वही करना है अपने को, सही है भाई। बोलो आगे की तरफ कंपोनेंट F cos थीटा पीछे की तरफ लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। ये फिगर दिख रहा है आपको। अब क्या हो रहा है? n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। n का वैल्यू कितना आ गया? mg माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। f cos थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? म्यू n, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू n। n क्या है? mg माइनस एफ साइन थीटा। मैं कहता हूं ग्रेटर देन होना चाहिए, मैं कहता हूं लिमिटिंग केस में मिनिमम फोर्स के लिए ये वाला फोर्स इसके जस्ट इक्वल हो जाएगा और ये आगे चल पड़ेगा, यस और नो। तो इसको इक्वल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत? ठीक है। अब f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। मैं कहता हूं यहां पे हम सॉल्व करना चाहते हैं किसको? कैपिटल F की वैल्यू को। यहां पे F दिख रहा है, यहां पे F दिख रहा है, क्यों ना F को एक तरफ ले जाए, लेके जाए, क्या आएगा बोलो? ये बन गया म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा, है ना, म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बोलो उसको उठा के इधर ले आओ, f cos थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। बोलो यहां से f कॉमन ले लो, म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू mg। बोलो म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा को उठा के इधर ले जाओ, बोलो म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा, और इधर म्यू mg ये आ गया, सही है। ये किसका वैल्यू आया? f का। f का वैल्यू ये है भाई, सही है। अब बताओ म्यू mg, म्यू कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट है। अब देखो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बोलो ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर है, क्या ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको? नहीं। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा f cos थीटा चेंज होगा, f sin थीटा चेंज होगा, n चेंज होगा, फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा, और f cos थीटा जो चाहिए होगा चलाने के लिए वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल कौन है इधर? थीटा इज द वेरिएबल, सही है। फॉर फोर्स टू बी मिनिमम, अब ये जो क्वांटिटी है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो क्वांटिटी है ये मिनिमम करनी है। किसी भी चीज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बोलो भाई, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को? उसका डिफरेंशिएशन जीरो करके, है ना। किसी भी चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। याद करो, कोई भी फंक्शन है ना, इस तरह का कोई भी फंक्शन है, बोलो मैक्सिमम होता है जहां पे, वहां पे भी स्लोप जीरो हो जाती है, और जहां मिनिमम होता है वहां पे भी स्लोप जीरो हो जाती है, यानी कि डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। अब f इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग, इस पूरी क्वांटिटी को नाम दे दो p, ठीक है। तो बोलो अपने को क्या चाहिए? df बाय डी थीटा, ये जीरो करना है अपने को,
df बाय डी थीटा को लिख दो df बाय dp इंटू dp बाय डी थीटा। सही है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको बोलो? df बाय डी थीटा इज इक्वल टू df बाय dp इंटू dp बाय डी थीटा। बोलो चेन रूल से ये सही बन रहा है ना? बोलो dp dp कटेगा, df बाय डी थीटा ये तो बचेगा। मैं कहता हूं पहले f को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बोलो df बाय डी थीटा, df बाय डी थीटा। बोलो f का वैल्यू क्या है? म्यू mg और डिनोमिनेटर को p माना था, यस और नो? तो बोलो इसको डिफरेंशिएट करो, df डिवाइड बाय dp। बोलो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, म्यू mg बाहर। सही है? 1 बाय p का डिफरेंशिएशन, बोलो क्या आएगा? 1 बाय p मतलब p की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बोलो -1 आगे आ गया, तो ये माइनस आगे आ गया, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, -1 -1 -2 हो गया, p की पावर -2 मतलब 1 बाय p स्क्वायर हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत? तो बोलो इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस म्यू mg बाय p स्क्वायर। सही है? इंटू dp बाय डी थीटा। p कौन सी क्वांटिटी को माना है? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो बोलो d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सही है? बोलो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। याद करो भाई, d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा, यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। सही है? तो समथिंग इनटू समथिंग ये है, और ये चीज क्या होनी चाहिए? 0। इसको डायरेक्टली 0 रख दो, 0 इक्वल टू दिस इनटू इसका डिफरेंशिएशन बताओ, अभी भी लिखा ऊपर, माइनस साइन थीटा प्लस। सही है? और ये p स्क्वायर है, यानी कि क्या था ये? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये पूरी क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। सही है? 0 कब होगा? 0 कब होगा? ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, मैं कहता हूं ये भी किसी चीज का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में है, तो बोलो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा देखा जाए तो, है ना? और ये पूरी क्वांटिटी 0 है, ये नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो बोलो यही 0 रहा होगा। न्यूमरेटर ऐसे भी न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो वो p बाई q वाली चीज 0 बनेगी। तो बोलो इसको 0 पुट कर दो, क्या आएगा? म्यू cos थीटा, यही तो है, म्यू cos थीटा प्लस में माइनस ऑफ साइन थीटा, ये क्वांटिटी तो है, इसको 0 पुट कर दो, आ गया। ये माइनस साइन थीटा, इसको उठा के इधर लेके जाओ, क्या आएगा? प्लस साइन थीटा। म्यू cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos थीटा को उठा के इधर लेके जाओ, क्या बन गया ये? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो बोलो कितने एंगल पे फोर्स लगाई जाए कि मिनिमम फोर्स से आगे सरक जाए? थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर होना चाहिए। सही है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके जब ये सेम टू सेम चीज सॉल्व की है, क्या आएगा बताना? म्यू इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोलो म्यू इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है भाई? अच्छा, अब बताओ एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, इस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा जो है वो क्या है भाई बताना? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, अभी निकाला ना। और टेंजेंट थीटा होता क्या है? p बाय b होता है। मैं कहता हूं म्यू बाय 1 इज इक्वल टू p बाय b। कंपेयर करो, एक ऐसा ट्राइंगल अज्यूम करिए जिसमें ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, दैट इज कंपेरेबल टू म्यू। सही है? रेशियो तो वैसे ही सेम ही रहेगा। और बेस कितना है? 1। ठीक है? परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज भी पता है। बोलो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना है? तो बोलो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1। h स्क्वायर ये था, तो h का वैल्यू आ गया ये। तो बोलो हाइपोटेन्यूज पता चल गया, इसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज। अब बताओ क्या मुझे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, म्यू बाय अंडररूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू बाय अंडररूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही cos थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज
यानी कि 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है, साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया। ओके, अब मुझे बताओ फोर्स का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था बोलो? म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही आया था ना? बताओ, म्यू एम जी कांस्टेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का वैल्यू देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आया था नीचे, क्या आया था? म्यू बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर और 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है, बोलो वो वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, है ना? फोर्स इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत भाई? क्लियर बात? ठीक है, तो बोलो F इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा 1 ये आ जाएगा और म्यू इंटू म्यू बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर आ जाएगा इधर। बोलो एलसीएम ले लो इन दोनों का, ले लिया? सेम है, ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे आएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर, अंडरूट ने ऊपर वाले को अंडरूट बना दिया, क्या आएगा? म्यू एम जी बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो मिनिमम फोर्स जो चाहिए होगी, एफ मिनिमम जो चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। और ये मिनिमम फोर्स कब लगेगी? जब फोर्स थीटा एंगल पे लगेगी, और थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स म्यू। समझ में नहीं आया? कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या बोलो भाई? सही है, तो मिनिमम फोर्स इतना होगा, थीटा एंगल पे लगेगा। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स म्यू। सही है भाई, ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है, कमिंग ईयर में भी और उससे अगले साल भी, क्योंकि अब तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फ्रिक्शन में, जहां तक मुझे याद। ठीक है, हो सकता है कि भाई मेरे ध्यान से उतर गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। और क्योंकि अभी नीट के पेपर का लेवल बढ़ा रहेगा, है ना, इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, इजी भी आएंगे, कुछ 8-10 क्वेश्चन आसान भी आएंगे, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, एट व्हाट एंगल शुड द मिनिमम फोर्स बी अप्लाइड? ये कौन सा गाना है भाई? हैं? Okay, the block is at rest. Find the normal reaction on the block, frictional force on the block, total contact force. ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है? एक वेज है, ठीक है, थीटा एंगल है, इंक्लिनेशन, इसके ऊपर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। पूछ रहा है कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। दूसरी चीज mg, ओके, इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अलग अलग जवाब आ रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई। म्यू एम जी कॉस थीटा, कितने लोग कहते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा वाला? ओके, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है इनडायरेक्टली, क्या लग रहा है? म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। यही लॉजिक लगाया ना? तो कितने लोगों ने लगाया ये? कितने लोग मानते हैं कि सही है? अरे रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल मत करो, जो दिल बोल रहा है वो बोलो। पूरी क्लास बोल रही है पूरी क्लास गलत है। मैंने बीच में एक सही आंसर भी सुना था, अमित ने बताया था शायद, या पता नहीं किसने बताया था। अमित तुमने बोला था एम जी साइन थीटा, किसने बोला था? तुमने बोला था एम जी साइन थीटा इज करेक्ट। एम जी साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज एम जी साइन थीटा। क्यों? अरे भाई ये जो वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ये क्या होता है? एफ एस मैक्स होता है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। यहां फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है क्या? नहीं। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक के काइनेटिक? स्टैटिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो स्टैटिक लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। वो कितना लगता है? जितने की जरूरत होती है ना? जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट जो है, इधर तो लग रहा है mg cos थीटा और इधर लग रहा है mg sin थीटा, तो बोलो इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कौन करवाना चाहता है? mg sin थीटा स्लाइड करवाना चाहता है।
है ना। तो इतना फोर्स हो गया एक्सटर्नल जो इसको खींचना चाहता है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, जितना रोकने के लिए नेसेसरी है। और कितना है नेसेसरी, mg sin थीटा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा Fs दैट इज विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। सही है। ऐसे भी बोल सकते हो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो यानी कि इधर वाली फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। ऊपर कौन लग रहा है Fs, और नीचे कौन लग रहा है mg sin थीटा। तो Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। सही है। अब अगला खेल, टोटल कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, टोटल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस। अरे एन का वैल्यू निकाल लिया आपने पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में फ्रिक्शन निकाल लिया, तो दिक्कत क्या रहेगी, बोलो। एन का वैल्यू क्या आया, mg cos थीटा, mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स mg sin इसका होल स्क्वायर। सही है, बोलो स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर g स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर बन गया। दोनों से कॉमन निकाल लो, क्या आएगा, अंडर रूट में m स्क्वायर g स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर मतलब mg। तो कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है। समझ में आया, रिपीट करना है। एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या होता है, व्हाट टाइम इज इट, 9:59। ओके, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली इन दिस केस क्या होता है, वो एंगल जिसपे ये ऑब्जेक्ट अपने आप स्लाइड करके नीचे आने लग जाए। ये मान लो वेज जो है ये फ्लैट था, तो ऑब्जेक्ट फिसल के नहीं जाएगा। अब मैंने इसको ऐसे 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 करके ऐसे इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता चला गया, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, स्लाइड होके नीचे आ जाएगा ना। देखो ऐसे है, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं इसके स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, कितने एंगल पे ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो वो जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ब्लॉक इज मूव्ड विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाए बिना, एफ लगाए बिना ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करवाना है। कितना कितना थीटा होना चाहिए, गिवन है आपको यहां पे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ब्लॉक का मास है m। बोलो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। सही है, इधर क्या लग रहा है, mg sin थीटा। सही है, बोलो ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे mg sin थीटा भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड होना शुरू होगा। मैं कहता हूं जब ये स्लाइड होना शुरू हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है, तब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। यस और नो भाई, जब तक ये फ्रिक्शन जो है इसको रोक सकता है तब तक रोकेगा, है ना। कब तक रोकेगा, जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे होगा इस एंगल पे जब ये स्लाइड करना शुरू हुआ है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बोलो, म्यू इंटू एन। सही है, तो बोलो जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो इक्वल टू बोल देंगे। क्या आएगा, बोलो म्यू mg cos थीटा, म्यू इंटू एन ही तो है। बोलो भाई, बोलो mg से mg कट जाएगा, cos थीटा को उठा के इधर लेके जाओ, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू, अरे ये कुछ देखा देखा रिजल्ट लगा, अभी भी निकालो भाई ये भी। तो भैया यहां पे भी क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू आ रहा है। ये वो एंगल है जिस पे ऑब्जेक्ट अपने आप स्लाइड करने लग जाता है। पिछले केस में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू क्या था, वो एंगल था जिस पे फोर्स लगे तो मिनिमम फोर्स से ही ऑब्जेक्ट सरक सकता है। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, याद रहेगी बात। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पे। अब ये पुराने वाले क्वेश्चन है, बेसिकली ये वही पुराने वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है, एक टेबल है, टेबल के इधर एक m1 मास है, इधर m2 मास है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो बोलो
ये नीचे जाना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना। इस केस में मैं कह रहा हूं फाइंड मिनिमम मास m2 सो दैट m1 इज मूव। m2 का वैल्यू कितना होना चाहिए कि m1 सरक जाए। m1 कब सरकेगा? m1 तब सरकेगा जब ये आगे वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए। फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा, जस्ट सरक रहा है ना, तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम विच इज म्यू m1g, है ना। और टेंशन का वैल्यू T जो आगे खींच रहा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू m1g। मिनिमम वैल्यू की बात चल रहा है तो लिमिटिंग केस होगा, इक्वल लगा। समझ में नहीं आया? और टी का वैल्यू तो हमने देखा होगा, है ना, जस्ट चलाना है ना। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप एक बार सोच के आइए इस क्वेश्चन के लिए, बाकी हम कल करते हैं। बोलो भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।